बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा, टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट द कम्बशन एंड फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम कम्बशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल कम्बशन इन द आईसी इंजन। ठीक है, कम्बशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, कौन से टाइप्स है इसके, और फिर हम फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए अंदर इंटरनल कम्बशन इंजन में। सही है, तो लेट्स टेक द स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड slide. From the second slide, it is being given that नॉर्मल कम्बशन एंड एबनॉर्मल कम्बशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कम्बशन के बारे में आपको बताऊंगा कि नॉर्मल कम्बशन क्या होता है एंड एबनॉर्मल कम्बशन क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। नॉर्मल कम्बशन, a combustion process which is initiated solely by attempt spark by a timed spark, and in which the flame front moves completely across the combustion chamber in a uniform manner at a normal velocity. ठीक है, second, abnormal combustion, a combustion process in which a flame front may be started by hot combustion chamber surface either prior to or after spark ignition, or a process in which some part or all of the charge may be consumed at extremely high rates. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कम्बशन एंड एबनॉर्मल कम्बशन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल कम्बशन में ये होता है कि अंदर फ्रेश चार्ज इन द कम्बशन चैम्बर विल बी बर्न कम्प्लीटली, सारा फ्रेश चार्ज कम्प्लीटली बर्न होगा। ठीक है, जो फ्लेम होगा, जो बर्निंग फ्लेम होगा, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, कम्बशन यूनिफॉर्म होगी। चूँकि एबनॉर्मल कम्बशन इस तरह नहीं होता, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो बर्निंग टेक प्लेस ये होता है, तो या तो ये कंप्लीट कंप्रेशन के बाद होगा या कंप्लीट कंप्रेशन के कंप्लीट कंप्रेशन से पहले होगा। ठीक है, तो कंप्लीट कंप्रेशन से पहले किस तरह होगा? इस तरह होगा कि पिस्टन अभी कंप्लीट कंप्रेशन के पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, तब ये क्या करेगा? ये इग्नाइट होगा। ठीक है, और कंप्लीट कंप्रेशन के बाद इस तरह होगा कि पिस्टन कंप्लीट कंप्रेशन पे जाती है, अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जाती है, और जैसा ही वो रिटर्न करता है तो आफ्टर रिटर्न वो गैसेस बर्न होते हैं। तो नीचे अगर आप डायग्राम पे फोकस करें, ये आपको पिस्टन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो पिस्टन में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के पिस्टन पे आप देख ले तो यहाँ पे नॉर्मल कम्बशन है। अगर आप नॉर्मल कम्बशन पे देख लें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कम्बशन है, जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देख ले तो वहाँ पे कम्बशन होती है जिस तरह एक एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, जैसा एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन की तरह यहाँ पे आपको कम्बशन मिलेगी। लेकिन एबनॉर्मल कम्बशन अगर आप नीचे देख ले तो ये दो वजह से होती है, या तो स्पार्क नॉक की वजह से होती है, ठीक है, या सरफेस इग्निशन से होती है। अच्छा, स्पार्क नॉक हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्पार्क नॉक एंड व्हाट इज सरफेस इग्निशन। ठीक है, तो स्पार्क नॉक में इस तरह होता है कि आपके पास जो कंबशन होती है, एबनॉर्मल कंबशन होती है, वो स्पार्क की वजह से होती है। ठीक है, सरफेस इग्निशन
की वजह से जो एबनॉर्मल कंबशन होती है, तो इंजन के अंदर जो सरफेस है, जो कंबशन चेम्बर के अंदर सारा सरफेस है, उस सरफेस की वजह से होती है। ठीक है, तो आगे जाके हम देखते हैं कि ये स्पार्क नॉक एंड सरफेस इग्निशन ये क्यों होती है, किस वजह से होती है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतनी याद रखनी चाहिए कि नॉर्मल कंबशन में सारा फॉइल बर्न होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मैनर से एक बस बर्न होता है, चूँकि एबनॉर्मल में इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स न्यू स्लाइड इज अ कंटिन्यू एंड दैट इज अबाउट द स्पार्क नॉक। नाउ let's read the paragraph and then we will explain it. Okay, a knock which is recurrent and repeatable in terms of audibility, it is controllable by the spark advancing the spark increases the knock intensity and retarding the spark reduces the intensity. Knock is the name given to the noise which is transmitted through the engine structure when essentially spontaneous ignition of a portion of the end gas, the fuel, air, residual gases mixture ahead of the propagating flame occurs. There is an extremely rapid release of most of the chemical energy in the end gas, causing very high local pressure and the propagation of the pressure waves of substantial amplitude across the combustion chamber. ठीक है, तो स्पार्क नॉक कैसे होती है। ठीक है, ये इस तरह होती है कि यहाँ पे आपको एबनॉर्मल कंबशन स्पार्क नॉक में मिलता है। ठीक है, अब स्पार्क नॉक कैसा प्रोड्यूस होता है, इसका इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप नीचे डायग्राम में देख ले तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देख ले तो ये जो डार्क एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये अनबर्न फॉइल है। दोनों में आपको डार्क एरिया नज़र आ रहा है, जो कि दोनों क्या है, अनबर्न फॉइल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है, तो इस डायग्राम में अगर आप देख ले तो जो तीर की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में फ्लेम प्रोपिगेट होता है। तो फॉइल कंप्लीटली एक साइड पे है और ये फ्लेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द एंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आपको जो ये ब्लैक कलर दिखाई देता है, इसके बिल्कुल एंड पोजीशन पे आपको एक स्पॉन्टेनियस कंबशन आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको स्पॉन्टेनियस कंबशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह होता है कि हमारे पास कंबशन दो जगहों से इग्नाइट होता है। एक स्पार्क की वजह से इग्नाइट होता है और ये फ्लेम प्रोपिगेट होता है टू द राइट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड। ठीक है, फिर जब ये दूसरे साइड से जो आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे होता है भी स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो राइट साइड से भी वेव्स जा रही हैं और लेफ्ट साइड से भी वेव्स जा रही है ऑफ द कंबशन। तो जब जिस पॉइंट पे ये दोनों स्ट्राइक करेगा, ये अनबर्न फॉइल दोनों के दरमियान आएगा, और जब ये दोनों के दरमियान आएगा तो ये इसको तो बर्न होना है, तो दोनों साइड से फ्लेम आ रही है। जब ये दोनों फ्लेम स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे आपको एक नाइस दिखाई देगा, और जब ये नाइस दिखाई देगा बल्कि आपको महसूस होगा, तो ये एक हाई इंटेंसिटी वेव्स प्रोड्यूस करेगा, और जब ये हाई इंटेंसिटी वेव्स प्रोड्यूस करेगा तो ये कन्वर्ट होगा टू द पिस्टन वाल्व्स एंड आपको एक बाहर एक आवाज़ सी महसूस होगी।
तो ये आवाज़ इसकी नॉक कहलाती है। ठीक है, तो फिर ये नॉक जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है किसी भी इंजन के लिए, क्योंकि जब आपको हाई इंटेंसिटी वेव्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होगा तो ये पिस्टन को भी ख़राब करेगा और इस तरह कंबशन चैम्बर को भी ख़राब करेगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे अबाउट द सरफेस इग्निशन which is the second type and the second form of the abnormal combustion. ठीक है, अब we read the paragraph and let we will explain it after the reading of the paragraph. So let's listen. Surface ignition. Surface ignition is ignition of the fuel air charge by any hot surface other than the spark discharge prior to the arrival of the normal flame front. It may occur before the spark ignites the charge, pre-ignition, or after normal ignition, post-ignition. Surface ignition is ignition of the fuel air mixture by a hot spot on the combustion chamber wall, such as an overheated valve or spark plug or glowing combustion chamber deposit, that is, by any means other than the normal spark discharge. Following surface ignition, a flame develops at each surface's ignition location and start to propagate across the chamber in any analogous manner to what occurs with the normal spark ignition. नीचे आपको डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरफेस इग्निशन ये सेकंड फॉर्म है ऑफ द एबनॉर्मल कंबस्शन। ठीक है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों ये अकर होता है। सबसे पहले क्योंकि कंबस्शन चैम्बर में हमारे पास कंटिन्यूसली कंबस्शन होती है, टेम्परेचर इसकी बहुत हाई होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन जलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजाइडुअल भी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ रिजाइडो रह जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे कंबस्शन होती है तो ये बहुत हार्ड होता है, ये कंबस्शन चैम्बर इंटरनली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो ड्यूरिंग कंबस्शन the carbon contents are rest on the piston head on the valve surfaces on the combustion chamber। तो थोड़ी जो आपको रिजाइडुअल नज़र आएगी तो ये कंबस्शन चैम्बर के ऊपर कार्बन जब बन जाता है तो यहाँ पे कोई एक इस तरह एक रस्ट सी बाकी रह जाती है सरफेस के ऊपर, तो ये रेड हार्ड होता है। जब ये रेड हार्ड होता है, ठीक है, तो फॉइल को तो सिर्फ उसी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो सरफेस इग्निशन में इस तरह होता है कि या तो कंप्रेस्ड चार्ज या तो मैक्सिमम कंप्रेशन से पहले बर्न होगा या मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद बर्न होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही रिजाइडुअल है, जो कि अंदर रह जाते हैं, वो रेड हार्ट होते हैं और पिस्टन अपने टीडीसी पे पहुंचा नहीं कि बर्न टेक प्लेस। ठीक है, या पिस्टन टीडीसी पे पहुंच कर वापस जब ये रिटर्न करता है तो आफ्टर रिटर्निंग ये बर्न हो जाता है। तो ये सरफेस इग्निशन की वजह से, सरफेस हॉटनिंग की वजह से होती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सरफेस इग्निशन होता है कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इग्निशन होती है वो हमारे पास स्पार्क की वजह से, स्पार्क प्लग की वजह से नहीं होती, बल्कि स्पार्क जो स्पार्क प्लग में प्रोड्यूस होता है वो होता है या तो बर्निंग के बाद प्रोड्यूस होता है या बर्निंग से पहले। और बर्निंग का काम सिर्फ वो रिजाइडुअल करते हैं।
तो हमारे पास एबनॉर्मलिटी पैदा होती है। सही है। नाउ लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट slide, and that is about the ignition. Now the ignition system is designed to ignite the air and fuel that have been mixed in the fuel system. Okay, it is important to improve this system. Each year ignition is becoming more and more computerized. Today's ignition system are almost totally computer controlled for improved combustion. तो आपने जो पहले स्लाइड में आपने देखा कि हमारे पास जब भी इग्निशन सही टाइम पे हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास सही टाइम पे फिर कंबशन भी होगी और हमारे पास फिर मैक्सिमम क्या आएगी, कंबशन आएगी। हमारे पास रिजल्ट कम होगा, कंबशन सारा फॉइल कंबस होगा, ठीक है। हमारे पास जो एबनॉर्मलिटी है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, एबनॉर्मल कंबशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इंजन एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तीसरी बात यह है कि हमारे पास जो नॉकिंग प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर हम इग्निशन पे काम करें कि हमारे पास एग्जैक्ट टाइम पे इग्निशन हो जाए, एग्जैक्ट टाइम वो टाइम है जहाँ पे हमारे पास पिस्टन बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए, जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेशर कंप्रेस्ड हो जाए, प्रेशर सबसे ज़्यादा आ जाए। तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो ही कंबशन टेक प्लेस, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पिस्टन के हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इससे हमारे पास इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ पे तो कंबशन के लिए या इग्निशन के लिए टाइम बहुत इंतहाई कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, 0.01 सेकंड, 0.001 सेकंड, 0.002 सेकंड। तो ये इंतहाई कम वक्त है। तो इस कम वक्त के लिए जब आप इग्निशन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर बग़ैर कंप्यूटराइज सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो बग़ैर कंप्यूटराइज हो वो मुमकिन नहीं होगा। तो आजकल जो नए हमारे पास इंजन है, कंट्रोल है, तो ये सारे कंप्यूटर कंट्रोल इंजन होते हैं जो कि हमारे पास सही टाइम पे सही बर्निंग देती है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज़ अबाउट द प्री इग्निशन। ठीक है। तो लेट्स व्हाट इज़ प्री इग्निशन? This is one process where the spark is heated up before the ignition begins. हमारे पास जो इग्निशन होती है इसमें हमारे पास इग्निशन भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। एक है इग्निशन जिसको हम कहते हैं प्री इग्निशन। तो प्री इग्निशन उस टाइम पे होता है कि हमारे पास स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है बिफोर द maximum compression, yeah, before the spark ignition. Let's first read the paragraph and then we will explain it. This is one process where the spark is heated up before the ignition begin. Okay, it causes rough running and in extreme cases can do damage to the engine. Causes of pre-ignition include the following: carbon deposit from a heat barrier and can be contributing factor to pre-ignition, glowing carbon deposit on a hot exhaust, a sharp edge in the combustion chamber or on top of a piston, okay. Now number 5, an engine that is running hotter than normal due to cooling system problem, auto ignition of engine oil droplets. ठीक है। तो प्री इग्निशन तब होती है जब पिस्टन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा नहीं ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो इग्निशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। लेकिन ये इग्निशन स्पार्क की वजह से नहीं होती। ठीक है।
क्यों किस पार की वजह से नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि प्री इग्निशन में हमारे पास इग्निशन होता है बिफोर द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द फ्रेश चार्ज, और जब ये बिफोर द फ्रेश चार्ज मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द फ्रेश चार्ज ये हो जाए तो हमारे पास फिर ये पावर प्रोड्यूसन में बहुत वीक होगा। ठीक है, अब प्री इग्निशन में क्या चीज़ें हैं जो कि इसकी वजह से ये प्री इग्निशन होती है? सबसे पहले ये तो कार्बन डिपॉजिट जो मैंने बताए कि ये अंदर रह जाते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, रेड हार्ड हो जाते हैं, तो हमारे पास जब कंप्रेशन टेक प्लेस तो उसी दौरान उसी वजह से ये पहले अपने स्पार्क की वजह से पहले क्या होती है, बर्न होती है। दूसरे हमारे पास क्या है कि जो ग्लोइंग कार्बन डिपॉजिट ऑन अ हॉट एग्जॉस्ट पे के ज़रिए जो हमारे पास ग्लोइंग है, कार्बन ग्लोइंग है, तो उसकी भी डिपॉजिट्स रह जाते हैं ऑन द एग्जॉस्ट वाल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब एग्जॉस्ट वाल पे हमारे पास क्या कार्बन डिपॉजिट रह जाते हैं तो वहाँ से भी ये रेड हॉट हो के एबनॉर्मल कंबशन इसकी वजह से हो सकती है। अच्छा, अ शार्प एज इन द कंबशन चेम्बर और ऑन टॉप ऑफ अ पिस्टन, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ द कंबशन चेम्बर हमारे पास इसकी सरफेस पे कोई ना कोई एक शार्प एज आती है। अगर आप देख ले जहाँ पर ये कास्टिंग होती है तो अगर आप उस सरफेस को गौर से देख ले तो इसकी सरफेस पे छोटे बिल्कुल माइक्रोन लेवल पे जो है क्या होती है, एज होते हैं या रफ होती है, तो वो एज आसानी के साथ रेड हॉट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बर्निंग हो सकती है बिफोर द मैक्सिमम कंप्रेशन। 5 नंबर पे ये भी हो सकती है कि हमारे पास इंजन जो है ना अपनी डिज़ाइनिंग कूलिंग से ज़्यादा, इसकी अगर कूलिंग ना हो अपने डिज़ायर टेम्परेचर पे इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, यानी जिस टेम्परेचर पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि इस टेम्परेचर तक इसकी कंबशन चैम्बर के इस तक टेम्परेचर तक इसकी ठीक है, तो जब इसकी हार्टिंग ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से भी ये टेक प्लेस। एंड लास्ट ऑटो इग्निशन ऑफ इंजन ऑयल ड्रॉपलेट्स, और बाज़ औक़ात फुल में भी इस तरह होता है कि इसमें ऐसे पार्ट होते हैं कि जो कि कंप्रेशन से पहले ये प्रोड्यूस होते हैं, ये इग्नाइट होते हैं। Let's this slide you have ignition delay. Ignition delay is defined as the time or crank angle interval from when the oil injection starts to the onset of combustion. Delay period is the commencement of injection, and it is indicated by the dot on the compression line 15 degree before dead center. The period 1 is the delay period during which ignition is being initiated, but without any measurable departure of the pressure from the air compression curve, which is continued as a broken line in the diagram, as it would be recorded if there were no injection and combustion. तो इग्निशन डिले ये होता है कि हमारे पास जो टाइमिंग है फ्रॉम द स्पार्क इग्निशन अप टू द कंप्लीट कंबशन ऑफ द चार्ज, इसके दरमियान जितना इंटरवल है तो इसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टाइमिंग। अगर इस इग्निशन टाइम में हमारे पास डिले आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन डिले कहते हैं। हाँ, नीचे डायग्राम को अगर आप देख लें तो हॉरिजॉन्टली आपको TDC, BDC, PTDC, BDC एंड TDC, ठीक है, और फिर आपको एक पोजीशन पे आपको बताया गया है कि इंटरनल वाल ओपन
will exhaust valve open 3 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे फिर एग्जॉस्ट इंटर्न वाल क्लोज एंड 4 पोजीशन पे एग्जॉस्ट वाल ओपन। तो अगर आप ये आईडी जो लिखा हुआ है इसके दरमियान अगर आप देख ले तो ये क्या है कि नीचे आपको ये तीर के निशान पे आपको बताया गया है कि स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन। ये इग्निशन डिले जो ये है ये डीजल इंजन में होता है। तो ये 2 पोजीशन के बाद जब ये इंजेक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इसी दौरान पिस्टन अभी टीडीसी पे पहुंचा नहीं है और यहाँ पे हमारे पास इंजेक्शन स्टार्ट हो गई है। जैसा ही ये टीडीसी पे बिल्कुल कंप्लीटली पहुंचा नहीं तो इसी दौरान हमारे पास क्या होगा कि स्टार्ट ऑफ कंबशन टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो ये इग्निशन डिले है ये आपको इसी दौरान मिलेगा कि स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके स्टार्ट ऑफ कंबशन तक जितना दौरानिया है तो ये इग्निशन डिले है। इस इग्निशन डिले को हम जितना हो सके इसको हम कम करें तो हमारे पास इग्निशन जो होगी वो कंप्लीट होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डीजल इंजन में जब हम स्प्रे कर रहे हैं फॉइल का, ठीक है, तो नोज़ल के ओपन होने से लेके कंप्लीट कंबशन तक इस टाइम को हम बर्निंग टाइम कहते हैं। और इस टाइम के अंदर जो हमारे पास क्या है एक थोड़ा सा टाइम है जिसको हम क्या कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन टू द स्टार्ट ऑफ कंबशन। तो इस टाइम को अगर हम देख ले इसको कंट्रोल करें तो हमारे पास इग्निशन डिले कंट्रोल हो जाएगा, सही है। नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड we read about the effect of engine speed and ignition timing. Now हम इग्निशन टाइम पे इंजन की स्पीड का जो असर है उसको अब पढ़ेंगे कि इग्निशन टाइमिंग हमारे पास है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंजन की एग्जैक्ट एफिशिएंसी देने के लिए। तो अभी इंजन स्पीड, क्योंकि इंजन की स्पीड जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है, मतलब हर दफ़ा, हर लम्हा, हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट इंजन की स्पीड में वेरिएशन आती है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इग्निशन टाइमिंग पे क्या असर होता है। तो लेट्स रीड द पैराग्राफ। इग्निशन टाइमिंग इन अ स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन is the process of setting the angle relative to piston position and crankshaft angular velocity that a spark will occur in the combustion chamber near the end of the compression stroke. ये तो हमारे पास इग्निशन टाइमिंग है, ठीक है। इग्निशन टाइम कौन सा है कि हमारे पास इग्निशन टाइमिंग वो टाइम है कि स्पार्क इग्नाइट स्टार्ट होने से लेके कंप्लीट कंबशन ऑफ द ऑल एयर फॉइल मिक्सचर, इसको हम इग्निशन टाइमिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंडली टाइमिंग एडवांस refers to the number of degrees before top dead center that the spark will ignite the airfoil mixture in the combustion chamber during the compression stroke. Igniting the mixture before the piston reach TDC will allow the mixture to fully burn soon after the piston reach TDC, ठीक है। तो इसको हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर पे बर्न होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम इग्निशन टाइम में हमारे पास जो ये हमने दौरानिया रखा हुआ है तो ये इसलिए रखा हुआ है, ये जो आपको डिग्री में बताया गया है कि इतना डिग्री ये होना चाहिए, इतना डिग्री बीडीसी से होना चाहिए ताकि हमारे पास कंप्लीट कंबशन हो जाए, ठीक है। नाउ रिटार्डेड टाइमिंग can be defined as changing the timing so that fuel igniting happens later than the manufacturer specific time.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ द टाइमिंग स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर वाज set at 12 degree BDC initially and adjusted to the 8 degree BDC, it would be referred as a retarded. अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरर ने 12 डिग्री BTDC पे टाइमिंग दिया गया है कि पिस्टन जब 12 डिग्री पे पहुंच जाए या BDC तक 12 डिग्री रह जाए तो हमारे पास बर्निंग होना चाहिए. लेकिन अगर हम इसको सेट करें 11 पे, हम इसको कम करें तो हमने इसका टाइमिंग इग्निशन टाइमिंग कम कर दिया. सही है. Now if the airfoil mixture is ignited at the correct timing, maximum pressure in the cylinder will occur sometimes after the piston reach TDC, allowing the ignited mixture to push the piston down the cylinder with the greatest force. Ideally, the time at which the mixture should be fully burned is about 20 degree ATDC. तो ऑलमोस्ट जब हम मिक्सचर को फुली बर्न करना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम इग्निशन टाइमिंग को 20 डिग्री सी पे रखेंगे. सही है. Now towards the next slide, and in that we will continue the this topic. Okay. If the engine spark occurs at a position that is too advanced relative to piston position, the rapidly expanding airfoil mixture can actually pushes against the piston, still moving up, causing knocking and possibly engine damage. ये तो हमने पढ़ा. If the spark occurs too retarded relative to the piston position, maximum cylinder pressure will occur after the piston is already traveling too far down the cylinder. This results in lost power, overheating tendency, high emission and unburned fuel. अगर हम मिक्सचर को बिफोर मैक्सिमम प्रेशर हम इसको जलाए, इसको बर्न करें तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं हाई एमिशन होगी. ठीक है. हमारे पास अनबर्न ऑयल रह जाएगा, एफिशिएंसी इफेक्ट होगी और इस तरह हमारे पास नॉकिंग प्रोड्यूस होगा. ओके. ओके. नाउ टुवर्ड द सेकंड paragraph, the ignition timing will need to become increasingly advanced relative to the TDC as the engine speed increases, so that the airfoil mixture has the correct amount of time to fully burn. हमने इग्निशन टाइम को और भी अप्रोप्रिएट करना होगा ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग ऑफ द स्पीड ऑफ द इंजन, क्योंकि जैसा ही इंजन स्पीड इंक्रीज होता है तो वहाँ पे हमारे पास पिस्टन रिलेटिव मोशन भी इंक्रीज होगा. जब पिस्टन की मोशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन भी इंक्रीज होगा, उसका टाइमिंग में भी फर्क आएगा. तो उसी दौरान हमने ज़्यादातर तवज्जो किस चीज़ पे देनी है, टाइमिंग पे, इग्निशन टाइमिंग पे देनी है. ठीक है. फोर्थ, एज द इंजन स्पीड RPM इंक्रीजेज द टाइम अवेलेबल टू बर्न द मिक्सचर डिक्रीजेज. ठीक है. बट द बर्निंग itself proceed at the same speed. It needs to be started increasingly earlier to complete in time. तो जैसा ही इंजन स्पीड इंक्रीज होती है तो वहाँ पे हमारे पास बर्निंग के लिए उसके टाइम कम होता है. तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए पूरा इग्निशन टाइम पे फोकस करना होगा. ठीक है. For volumetric efficiency at lower engine speed also requires increased advancement of ignition timing. तो हमारे पास जितनी भी हाई स्पीड इंजन है, इस हाई स्पीड इंजन को बेस्ट परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए
इसमें हम कंप्यूटराइज इग्निशन सिस्टम यूज़ करेंगे, जो कि ये with the increase of increasing speed in the engine, it is not varies with time. ठीक है, हमें इसको टाइम में with the passage of time इसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, and with the increasing speed of the engine. So let's move towards the next slide, and we will continue the engine ignition timing of the engine. So pick the correct timing advance for a given engine speed will allow for maximum cylinder pressure to be achieved at the correct crankshaft angular position. When setting the timing for an automobile engine, the factory timing setting can usually be found on a sticker in the engine bay. ठीक है, तो किसी भी इंजन को प्रिपरेशन के दौरान इसके ऊपर अपना क्या होगा, सेटिंग टाइम होगा। ठीक है, जब आप किसी भी इंजन को उसकी अपनी टाइम पे आप सेट करेंगे, तो उसके लिए फिर आपने इंजन की स्पीड पे आपने फोकस करना होगा कि ये इंजन कितनी स्पीड पे मैक्सिमम चलता है। सही है। नाउ नेक्स्ट, द इग्निशन टाइमिंग इज़ आल्सो डिपेंडेंट on the load of the engine, with more load, large throttle opening, and therefore air fuel ratio requiring less advance, the mixture burns faster. Also, it is dependent on the temperature of the engine, with lower temperature allowing for more advances. The speed with which the mixture burns depends also on the octane rating of the fuel and on the air fuel ratio. So इसमें जो कुछ बातें हैं ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछले स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया कि इंजन में इग्निशन टाइमिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजन नॉकिंग, एफिशिएंसी, डिले, ये सब कुछ इग्निशन पे डिपेंड कर रहा है। इग्निशन इन टर्म पे डिपेंड कर रहा होगा किस चीज़ पे, इग्निशन टाइमिंग पे। तो इग्निशन टाइमिंग को हम मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंजन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इंजन स्पेसिफिकेशन के बेस पे हम इंजन की क्या करते हैं, टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग को हम मैनेज करेंगे। ठीक है। Now let's move towards the next slide, and that is a knocking or detonation process in spark ignition engine. ठीक है, so knocking or detonation, knocking हमने इसके बारे में कुछ ना कुछ पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि knocking तब होती है किसी इंजन में जब वहाँ पे एबनॉर्मल कंबस्शन होती है। फिर एबनॉर्मल कंबस्शन में हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल कंबस्शन 2 टाइप्स पे होती है, एक को कहते हैं सरफेस इग्निशन, एक दूसरे को कहते हैं स्पार्क इग्निशन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि नॉकिंग जो है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एबनॉर्मल कंबस्शन। ठीक है, अब एबनॉर्मल कंबस्शन को आपको पता है कि किस तरह होता है। तो अब नॉकिंग की स्पार्क इग्निशन पे क्या असर होता है। स्पार्क इग्निशन में हम नॉकिंग किस तरह वहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे और ये किस तरह वहाँ पे प्रोपिगेट होता है। तो टर्म्स ऑफ नॉकिंग और डिटोनेशन, दिस इज़ वन प्रोसेस दैट हैपन विद इन द कंबस्शन चैम्बर। इट साउंड लाइक अ स्मॉल ticking or rattling noise within the engine. In long term, the piston and ring can be damaged, as well as the spark plug and valve. Factor that contributes knocking or detonation occurs when several condition factors inside the combustion chamber exist at the same time. क्यों प्रोड्यूस होती है knocking?
इंक्रीज कंपोजिशन, सेकेंडली हाई टेम्परेचर, थर्ड लीन फॉइल एयर मिक्सचर, रिच मिक्सचर या लीन मिक्सचर, ठीक है। एडवांस इग्निशन टाइमिंग, लोअर ऑक्टेन फॉइल आर ऑल फैक्टर्स दैट प्रोमोट्स डिटोनेशन कंडीशन। तो ये जो वो फैक्टर्स है जो कि हमारे पास नाकिंग की वजह बनती है, जिसमें हमारे पास कंपोजिशन हम छेड़ेंगे, एयर फॉइल मिक्सचर को हम छेड़ेंगे, टेम्परेचर हाई हो जाता है अंदर, हमारे पास मिक्सचर जो है वो बहुत लाइट हो सकता है होता है, तो फिर भी नाकिंग प्रोड्यूस होती है। और अगर हम इग्निशन टाइमिंग को हम छेड़ दें तो वहाँ पर भी ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके।